So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your CA साथी in this particular CA journey of yours, right? तो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सर, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आपके लाइक को देखकर हमारे चेहरे में भी थोड़ी सी स्माइल आ जाए। फिर वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये चैप्टर का जो नोट्स है गूगल ड्राइव लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस पार्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ एंड वहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं एंड इट्स एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द स्टडी मटेरियल। ऐसा नहीं है कि रिवीजन के अंदर मैंने आपको कुछ समरी वगैरह से रिवीजन कराया है, इट्स एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो अपना जो रिवीजन होने वाला है वो भी आप समझ सकते हो कि एग्जॉस्टिव नोट से ही होने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की, तो यहां पे दो टर्म्स दिया है, एक डिजिटल ऑडिट, एक ऑडिटिंग डिजिटली। सबसे पहले तुमको यह समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डिजिटल ऑडिट की बात करें तो बहुत लॉजिकल सी चीज है। देखो आज की तारीख में क्या होता है कि क्लाइंट जो है, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी इंप्लीमेंट करती हैं। बिना आईटी इंप्लीमेंट किए उनका बिजनेस नहीं चलता है। तो इस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में, इस पार्टिकुलर सिनेरियो में, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी इंप्लीमेंट कर रही हैं अपने अकाउंटिंग के लिए, अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के लिए, तो देयर इज ए नीड कि उस आईटी सिस्टम के ऊपर एश्योरेंस दिया जाए कि वो जो आईटी सिस्टम है प्रॉपर है या नहीं है, उस आईटी सिस्टम में कुछ दिक्कत तो नहीं है, आईटी रिस्क तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब आईटी सिस्टम के ऊपर एश्योरेंस दिया जाता है, जब आईटी सिस्टम के इफेक्टिवनेस के ऊपर एश्योरेंस दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिजिटल ऑडिट। और इससे क्या होगा सर, स्टेक होल्डर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद अगर हम ऑडिटिंग डिजिटली की बात करें तो ऑडिटिंग डिजिटली का क्या मतलब होता है कि सर इस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर मेरे को ऑडिट करना है, अगर मेरे को आईटी के इफेक्टिवनेस के ऊपर एश्योरेंस देना है, तो ऑडिट करते वक्त मुझे भी कुछ एडवांस्ड आईटी टूल्स यूज करने होंगे, ठीक है ना। तो काफी सारे डेटा एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, काफी सारे एडवांस आईटी टूल्स होते हैं जो अपन भी यूज करते हैं अपने ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। और उन टूल्स के सहारे जब मैं ऑडिट करता हूं, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑडिटिंग डिजिटली। क्या बोला जाता है? ऑडिटिंग डिजिटली। अब यहां पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को आईसीएआई ने अलग अलग दिया है। सबसे पहले डिजिटल ऑडिट की बातें की है, की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग डिजिटली, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। तो कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिकल हैं बट डिफरेंसेस हैं उनके आंसर्स में। थोड़ी बहुत चीजें सिमिलर हैं और थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट हैं, तो वहां पे आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले बात करें डिजिटल ऑडिट, मतलब समझ में आ गया। अब की ऑडिट के फीचर्स क्या है, डिजिटल ऑडिट के फीचर्स क्या हैं, तो कुल मिलाकर डिजिटल ऑडिट के 6 फीचर्स दिए हैं। सबसे पहली चीज, ये जो फीचर्स है ये क्लाइंट के एंगल से दिया है। किसके एंगल से दिया? क्लाइंट के एंगल से दिया है। तो बोला जो ऑडिटी होगा ना, ऑडिटी एम्ब्रेस कर पाएगा विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि ऑडिटर को ये पता है ना कि ऑडिटर एश्योरेंस देगा मेरे आईटी सिस्टम में, तो वो क्या कर पाएगा, अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। फिर बोला डिजिटल ऑडिट की मदद से क्या होने वाला है, डिजिटल ऑडिट की मदद से ये होने वाला है कि टाइम बचने वाला है, कॉस्ट बचने वाला है, ह्यूमन एफर्ट्स बचने वाला है। बिकॉज बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क जो अपन मैनुअली परफॉर्म करते थे, तो वो अब क्या होने वाला है, वो अब टूल्स की मदद से होने वाला है, वो अब आईटी की मदद से होने वाला है। तो आईटी क्या बचाने वाला है? आपका टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स। तो आईटी सेव करने वाला है आपका टाइम, आपका कॉस्ट एंड आपका ह्यूमन एफर्ट्स, और उसी टाइम को आप बाकी प्रोडक्टिव टास्क में क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फिर बोला डिजिटल ऑडिट से क्या होगा, ऑडिट का जो क्वालिटी ऑफ ओपिनियन होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब क्लाइंट आईटी यूज करेगा अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, तो जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होगा ना क्लाइंट के एंड में, वो रिपोर्ट्स रिलायबल होंगे। और अगर रिपोर्ट्स रिलायबल होंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑडिट अपन करेंगे अपना ओपिनियन भी रिलायबल होगा, क्योंकि जो डाटा जनरेट हो रहा है सिस्टम से वो रिलायबल है, तो अपना ओपिनियन का जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा रिलायबल होगा। फिर बोला डिजिटल ऑडिट की मदद से क्लाइंट क्या कर पाएगा, अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर पाएगा, अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर पाएगा। अगली चीज वो क्या कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू कर पाएगा अपने एंड टू एंड प्रोसेस का। क्या कर पाएगा सर? कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू कर पाएगा अपने एंड टू एंड प्रोसेस का। और डिजिटल ऑडिट की मदद से एक फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा, एक फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा फॉर डिजिटल स्ट्रेटजी, जहां फ्यूचर में आप देखोगे कि नेक्स्ट जनरेशन टूल्स यूज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। यार फ्यूचर में तुम नेक्स्ट जनरेशन टूल्स तो तभी यूज कर पाओगे ना जब आज से अपने को क्या मिले, डिजिटल ऑडिट का एक्सेप्टेंस मिले। और इसकी मदद से ऑडिटी इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएगा। डिजिटल ऑडिट की मदद से ऑडिटी जो है इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पे 6 फीचर्स हैं डिजिटल ऑडिट के। एक है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दूसरा है मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, तीसरा इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग,
फोर्थ इज स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, फिफ्थ इज ए कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड सिक्स्थ इज सेविंग्स इन टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये 6 फीचर्स हैं डिजिटल ऑडिट के। और उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, जिसको आप याद करोगे, बहुत ही आसान तरीका है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, बियर, भालू, राइट। डिजिटल ऑडिट का एडवांटेज क्या है? भालू। डिजिटल ऑडिट का फायदा यह है कि आपको भालू मिल जाएगा, बियर मिल जाएगा लो कॉस्ट में, आपको बियर मिल जाएगा लो कॉस्ट में, आपको बियर मिल जाएगा लो कॉस्ट में, यानी लो कॉस्ट तो एक एडवांटेज है ही है, उसके अलावा बियर एक एडवांटेज है। नाउ व्हाट इज बियर? तो देखना सर, यहां पे लो कॉस्ट एक एडवांटेज है और उसके अलावा बियर एक एडवांटेज है। तो बियर क्या हो गया? बियर, बी फॉर बेटर एनालिटिक्स, बी फॉर बियर बेटर एनालिटिक्स। ठीक है ना। आईटी जब यूज किया जाएगा ओवरऑल सिस्टम में, तो मैनेजमेंट की बात करें चाहे ऑडिटर्स की बात करें, वो ज्यादा एनालिटिकल टूल्स यूज कर पाएंगे, एनालिसिस वगैरह ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा। जब एनालिसिस वगैरह ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा तो फ्रॉड्स वगैरह जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? बेटर एनालिटिक्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ई से क्या आ गया अपना? ई से आ गया इनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अपना जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। आईटी टूल्स यूज करके एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगा। जिन कामों में घंटे लग जाते थे वो काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएंगे, या जिन कामों में दिन लग जाते थे वो काम कुछ ही घंटों में हो जाएंगे। उसके बाद ए से ऑडिट क्वालिटी, अपनी ऑडिट क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, अपनी ऑडिट क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और फाइनली आर, दैट इज रिस्क असेसमेंट, अपना रिस्क असेसमेंट बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? रिस्क असेसमेंट बेहतर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। तो एडवांटेज क्या है डिजिटल ऑडिट का? आपको बियर मिलेगा, भालू मिलेगा लो कॉस्ट में। तो लो कॉस्ट एक एडवांटेज है ये, और बियर। तो बी से क्या था सर? रिपीट करना मेरे साथ, बेटर एनालिटिक्स, बेटर एनालिटिक्स। ई से क्या था? इनहेंस्ड एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। ए से क्या था? ऑडिट क्वालिटी, ऑडिट क्वालिटी बेटर होगा। और आर से क्या होगा? रिस्क असेसमेंट, कि अपना रिस्क असेसमेंट बेहतर रहेगा। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। लेकिन जब भी डिजिटल टेक्निक्स यूज करेगा क्लाइंट, तो क्लाइंट को कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल टेक्निक यूज करते वक्त, या फिर डिजिटल टेक्निक यूज करने से पहले क्लाइंट का क्या कंसिडरेशन होगा? सबसे पहले क्लाइंट को यह समझना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को यह समझना होगा कि ऑटोमेशन से वो क्या बेनिफिट अचीव करना चाहता है, आखिर वो क्या बेनिफिट अचीव करना चाहता है। उसके बाद उसको अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या उसके जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एडेप्टेबल हैं फॉर द चेंज। उसके बाद अगर यह समझ लिया कि लोग एडेप्टेबल हैं फॉर द चेंज, तो राइट प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऑटोमेट करने के लिए राइट प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है। फिर यह भी समझना पड़ेगा क्लाइंट को कि ऑटोमेशन अपने आप में 100% सॉल्यूशन नहीं है फॉर मूविंग टुवर्ड्स ए डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी। तो पहले सोचा कि क्या बेनिफिट मिलेगा ऑटोमेशन का, फिर लोगों के बारे में सोचा, फिर प्रोसेस डिजाइन किया, फिर यह समझा कि ऑटोमेशन अपने आप में 100% सॉल्यूशन नहीं है। फिर जो प्रोसेस डिजाइन किया, यह सोचना है, यह देखना है कि वो प्रोसेस काम भी कर रहा है क्या, प्रोसेस काम भी कर रहा है क्या, वेदर द प्रोसेस इज वर्किंग। ठीक है ना। और यह भी समझना पड़ेगा कि ऑटोमेशन अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो भैया ऑटोमेशन के जितने फायदे हैं ना, उतने ही नए रिस्क भी आएंगे, उतने ही नए चैलेंजेस भी आएंगे। तो सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के बारे में नहीं भूलना है, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के बारे में नहीं भूलना है। तो कुल मिलाकर ये 6 चैलेंजेस हैं, ये 6 कंसिडरेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करने वाली है जब वो डिजिटल टेक्निक्स यूज करने वाली है, जब वो ऑटोमेशन यूज करने वाली है। और इस सिनेरियो में ऑडिटर ने भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ऑडिटर ने भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि क्लाइंट जब न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा तो उसकी वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनकी वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या नया रिस्क इंट्रोड्यूस होगा, क्या नया रिस्क इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। और उस नए रिस्क को जब वो नया रिस्क इंट्रोड्यूस होगा, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्लाइंट क्या नया कंट्रोल लगाएगा, क्लाइंट क्या नया कंट्रोल लगाएगा। और फाइनली जो नई टेक्नोलॉजी क्लाइंट ने लगाई है उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर ने भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किन चीजों में फोकस करना है कि भैया जब आप नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो उसका ओवरऑल चेंजेस क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो उससे ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, आपने आईटी पर्सनल किसको बनाया है। ठीक है ना। उसके अलावा क्या क्या नया रिस्क आ रहा है, क्या क्या नए कंट्रोल्स उसके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं, और नई जो टेक्नोलॉजी आपने लगाई है उसका कंट्रोल्स में क्या इंपैक्ट है, उसका कंट्रोल्स में क्या इंपैक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिजिटल ऑडिट। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज ऑडिटिंग डिजिटली। अब ऑडिटिंग डिजिटली की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल कि भैया हम ऑडिट में एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं, ऑडिट के अंदर हम एडवांस आईटी टूल्स यूज करने वाले हैं। एंड यू नो ऑडिट के अंदर एक इवोल्यूशन आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं सर, एडवांस आईटी टूल्स यूज करके ऑडिट कंडक्ट करने वाले हैं। तो आज की तारीख में जो चीजें मैनुअली होती है वो सब आईटी टूल्स के थ्रू होंगी। डाटा को कैप्चर करना, डाटा को एनालाइज करना, लॉजिकल रिपोर्ट्स बनाना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, रिस्क असेसमेंट करना, ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाला है।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिटिंग डिजिटली। जैसे कि यहां पे बोला हुआ है कि मैन्युअली सैंपल सेलेक्ट ना करके आप सैंपलिंग टूल्स यूज करोगे फॉर सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल साइज फ्रॉम ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन मैटरलिटी। ठीक है, अब क्या क्या की फीचर्स या एडवांटेजेस रहेगा ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। अब यहां पे देखना सर, एक चीज ध्यान से देखना, जब हमने बात की ऑडिटिंग डिजिटल ऑडिट्स की, तो डिजिटल ऑडिट्स का फीचर अलग था, एडवांटेज अलग था, फीचर्स अलग था, एडवांटेज अलग था। लेकिन जब हम ऑडिटिंग डिजिटली की बात कर रहे हैं तो फीचर्स भी सेम है, एडवांटेज भी सेम है, तो यहां पे आपको केयरफुल रहना है। यहां पे आप देखोगे कि सर 3 पॉइंट ना एकदम सेम है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट का जो पॉइंट था वो सेम पॉइंट यहां भी है। जैसा आप देखोगे क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, तो ये पॉइंट वहां भी था, ये पॉइंट यहां भी है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ये पॉइंट वहां भी था, ये पॉइंट यहां भी है। ठीक है, बेटर रिस्क असेसमेंट, ये पॉइंट वहां भी था, ये पॉइंट यहां भी है, ये पॉइंट वहां भी था, ये पॉइंट यहां भी है। यानी कि अगर हम एडवांटेजेस ऑब्लिक फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट की बात करें तो वहां याद करने का तरीका क्या था सर? डिजिटल ऑडिट का एडवांटेजेस याद करने का तरीका क्या था? बियर लो कॉस्ट, बियर लो कॉस्ट। तो बियर का बी हटा दो और लो कॉस्ट हटा दो, बियर का बी हटा दो और लो कॉस्ट हटा दो, तो ईयर एग्जैक्टली सेम है। तो ई से एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, ए से ऑडिट क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, आर से रिस्क असेसमेंट बेहतर हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली सेम है। और उसके अलावा नया पॉइंट क्या ऐड होता है? नया पॉइंट ऐड होता है यहां पे हेट, नया पॉइंट ऐड होता है यहां पे हेट, HAT, दैट इज ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। ऑडिटिंग डिजिटली जब आप करोगे तो ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, ए से ऑटोमेशन हो जाएगा, और टी से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो एकदम सिंपल है। डिजिटल ऑडिट के एडवांटेजेस हमने याद किया, बियर लो कॉस्ट। अब जब ऑडिटिंग डिजिटली के एडवांटेजेस या फीचर्स में आ रहे हैं तो बियर का बी हटा दो, लो कॉस्ट हटा दो, तो ईयर सेम टू सेम रहेगा, और साथ में ऐड हो जाएगा हेट, दैट इज ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, ए से ऑटोमेशन बढ़ जाएगा, और टी से ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन था ना हमारा, कंसिडरेशन इन डिजिटल ऑडिट, उसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन है कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली। अब यहां पे ये जो आंसर ड्राफ्ट किया गया है ये ऑडिटर के एंगल से ड्राफ्ट किया गया है कि जब हम डिजिटली ऑडिट करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या कंसिडरेशंस आएंगे। So there are a few questions it is important to ask and answer at all stages of our tech journey. तो ये exactly sentence आपसे पूछा जा सकता है। Few questions to be asked at all stages of tech journey. तो kindly enumerate the stages, kindly explain the stages. ठीक है, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप ऑडिटर हो, आपने क्या यूज करना है? डिजिटल टूल्स यूज करना है ऑडिट करते वक्त। तो सबसे पहले आप ये सोचो यार, आप जब टूल्स सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारे ऑडिट टूल्स हैं। जब आप ऑडिट की दुनिया में जाओगे, जब आप टूल्स परचेज करने जाओगे, बहुत सारे ऑडिट टूल्स हैं भाई, और हर किसी ऑडिट टूल का अलग अलग फंक्शन है। तो आप ये सोचो कि आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंड अकॉर्डिंगली जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप फिगर आउट करो कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। अब आपने फिगर आउट कर लिया कि ठीक है सर, अपने को क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है और अपने को कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। आपने जब फिगर आउट कर लिया, आपने टेक्नोलॉजी परचेज करने का सोच लिया, तो ये सोचो आप लोगों को ट्रेनिंग कैसे दोगे, आप अपने लोगों को ट्रेनिंग कैसे दोगे, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे दोगे टू बी इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जहां मिनिमम ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे देना है, और फाइनली तुमको डिसाइड करना है द रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। आप एक मोबाइल फोन भी परचेज करने के लिए जाते हो तो यार एक रेंज होता है कि 10,000 से लेकर लाख रुपए तक का मोबाइल फोन है मार्केट में, आपको कौन सा मोबाइल फोन परचेज करना है। तो यहां पे ऑडिटर भी जब ऑडिट टूल्स परचेज करेगा तो उसको रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन चूज करना रहेगा कि उसको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, उसको क्या सॉल्यूशन चाहिए, कम कॉस्ट वाला चाहिए या ज्यादा कॉस्ट वाला चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंटेज ही हैज, डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड्स, वो क्या करेगा, अपना सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लेगा। बहुत सिंपल है। तो ये अपना टॉपिक नंबर 2 था, दैट इज ऑडिटिंग डिजिटली। अब टॉपिक नंबर 3 में आते हैं अपना, जहां पे ऐसा 315 का एप्लीकेशन लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। तो ऐसा 315 किस चीज के बारे में था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो ऐसे 315 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑडिटर कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेता था, ऑडिटर आईटी सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग लेता था। इफ यू रिमेंबर, ऐसे 315 के अंदर ऑडिटर क्या करता था? कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेता था, और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक कंपोनेंट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, तो वो कौन सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेगा? बहुत सिंपल है।
सबसे पहले ये देखो कंपनी कौन सा एप्लीकेशन यूज करती है, ईआरपी यूज करती है, सैप यूज करती है, ऑरेकल यूज करती है, या सिंपल टैली यूज करती है। तो ये देखो कौन सा एप्लीकेशन यूज करती है। फिर जो कंपोनेंट यूज करती है, जो भी एप्लीकेशन यूज करती है, ये अंडरस्टैंडिंग लो कि उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। उसके बाद ये देखो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। फिर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लो कि ट्रिपल पी क्या यूज कर रहा है क्लाइंट क्या, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लो व्हाट इज द ट्रिपल पी द क्लाइंट इज यूजिंग, व्हाट इज ट्रिपल पी, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रोसेस, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लो कि किस हद तक आईटी उनके बिजनेस सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, किस हद तक आईटी उनके बिजनेस सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। और फाइनली आईटी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग लो, और जब रिस्क की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, क्योंकि जैसे ही रिस्क आएगा एंटिटी कंट्रोल लगाएगा। तो एकदम सिंपल है। So what are the key areas for the auditor to understand IT environment? What are the key areas for the auditor to understand IT environment? बहुत सिंपल है। What are the key areas for the auditor to understand IT environment? आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप एसेस करोगे। आप क्या करने वाले हो सर? अंडरस्टैंड करने वाले हो, आइडेंटिफाई करने वाले हो, एसेस करने वाले हो। अंडरस्टैंड करने वाले हो, आइडेंटिफाई करने वाले हो, एसेस करने वाले हो। अब क्या अंडरस्टैंड करोगे, क्या आइडेंटिफाई करोगे, क्या एसेस करोगे? अंडरस्टैंड करना है अपने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को, अंडरस्टैंड करना है अपने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को कि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, कौन सी आईटी एप्लीकेशन यूज हो रही है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग कैसा हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेसिंग कैसा हो रहा है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशन, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है सेट, आपने आइडेंटिफाई करना है सेट, SAT क्या हो गया सर? एज फॉर सिग्निफिकेंट सिस्टम। आपने आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट का सिग्निफिकेंट सिस्टम। सिग्निफिकेंट सिस्टम मतलब जो भी सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ना, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ डिस्क्लोजर। ऑडिट कराते वक्त मैंने तुमको एकदम बेसिक क्लास में सिखाया था कि भैया जो मेजर रिस्क होता है ना, वो आइडेंटिफाई हमेशा एसीडी में करना होता है। एसीडी में करना होता है मतलब अकाउंट बैलेंस में करना होता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में करना होता है, डिस्क्लोजर में करना होता है। ठीक है ना? तो यहां पे भी ऑडिटर आइडेंटिफाई करने वाला है सिग्निफिकेंट सिस्टम, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ एसीडी, यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। फिर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है कितने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स यूज हो रहे हैं, कितने मैनुअल कंट्रोल्स यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि रेलिवेंट है टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड फाइनली ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट कौन से टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो एआई यूज कर रहा है, वो ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, रोबोटिक्स यूज कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रहा है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली वो एसेस करने वाला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। फाइनली वो एसेस करने वाला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट कि आईटी सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 3। अब देखो सर, अंडरस्टैंड किया, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया। जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया तो रिस्क को भी अंडरस्टैंड किया, कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड किया। तो टॉपिक नंबर 4 इसी चीज के बारे में है, आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। तो जब भी ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा कि भैया कौन सा आईटी एप्लीकेशन यूज हो रहा है, जो भी आईटी एप्लीकेशन यूज हो रहा है उस आईटी एप्लीकेशन की वजह से कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं। ठीक है, कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं। अब यहां पे जब हम आईटी रिस्क की बात करते हैं, इसका मतलब होता है सर साइबर सिक्योरिटी को खतरा है, साइबर सिक्योरिटी को खतरा है। ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी को खतरा है। और फिर बोला गया अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे तो आईटी रिस्क हायर रहेगा, और अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कम कॉम्प्लेक्स होंगे तो आईटी रिस्क कम रहेगा। तो अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो आईटी रिस्क हायर रहेगा, अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कम कॉम्प्लेक्स होंगे तो आईटी रिस्क रिलायबल रहेगा। तो व्हाट आर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, क्योंकि इसी टॉपिक को मल्टीपल तरीके से पूछा गया है। ऐसे 315 के अंदर आईटी रिस्क जब आप पढ़ते थे तो सेम चीज आप पढ़ते थे। यहां पे इस पार्टिकुलर चैप्टर में, डिजिटल ऑडिट के चैप्टर में, टॉपिक नंबर 4.2 रिस्क असेसमेंट फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, सेम टॉपिक आप पढ़ने वाले हो। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के चैप्टर में आपको सेम टॉपिक पढ़ना है। और मजे की बात है, इसी चैप्टर में जब आप आगे भरोगे तो टॉपिक नंबर 8 में एक क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क कौन से हैं जिसके अगेंस्ट ऑडिटर ने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल रिस्क जिसके अगेंस्ट ऑडिटर्स ने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है। वहां भी सेम आंसर आएगा, वहां भी सेम आंसर आएगा। ठीक है,
तो व्हाट आर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी? तो याद करो, मैंने 315 में तुमको एक फ्लो सिखाया था। एक हैकर है, ठीक है। उस हैकर की वजह से क्या हो रहा है पता है? पूरा एंटिटी का साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उस हैकर की वजह से पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब वो जो हैकर है वो क्या कर सकता है? उस हैकर को एक्सेस नहीं दिया गया है आईटी सिस्टम का, वो जो आईटी पर्सनल है उसको एक्सेस नहीं दिया गया है आईटी सिस्टम का, बट वो अपने एक्सेस के बियॉन्ड जाकर, मतलब सैग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो लेवल उसको असाइन किया गया है वो उसके बियॉन्ड जाकर क्या कर रहा है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है टू द आईटी सिस्टम। और एक्सेस लेके क्या कर रहा है? एक्सेस लेके वो ऑल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑल्टर कर रहा है, अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है, प्रोग्राम में चेंजेस कर रहा है, फाइल में चेंजेस कर रहा है, प्रोग्राम्स में चेंजेस कर रहा है, वो अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है। अब जब वो चेंज कर देगा आईटी सिस्टम के अंदर सब कुछ, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी डाटा होगा सिस्टम के अंदर वो अनरिलायबल हो जाएगा। जो भी डाटा होगा सिस्टम के अंदर वो अनरिलायबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा रिस्क अराइज होगा। और मजे की बात क्या है पता है? कि अब यूजर खुद भी अपने सिस्टम में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हैकर ना केवल सिस्टम में घुस के ऑल्ट्रेशन करेगा बल्कि सिस्टम का पासवर्ड भी चेंज कर देगा। तो हैकर खुद भी अब सिस्टम में चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारा रिस्क है। और डाटा लॉस का रिस्क है। क्या जिसका रिस्क है सर? डाटा लॉस का रिस्क है। तो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा, possibility of IT personnel gaining access beyond the segregation of duties, unauthorized changes to IT application, ठीक है ना, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। वो क्या कर रहा है? मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डाटा लॉस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सिस्टम डाउन टाइम हो रहा है। और फाइनली अगर बात करें हम, तो वो क्या कर रहा है? अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है टू आईटी एप्लीकेशन। और अल्टीमेटली जो यूजर है वो खुद ही अपडेट नहीं कर पा रहा अपना एप्लीकेशन, वो खुद ही चेंजेस नहीं कर पा रहा। उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 4.3, हाउ टू आइडेंटिफाई आईटी डिपेंडेंसीज इंपैक्टिंग द ऑडिट। अपने को यह आइडेंटिफाई करना है कि किस हद तक एंटिटी के ऑपरेशंस आईटी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ज्यादा एंटिटी का ऑपरेशन आईटी पे डिपेंडेंट होगा ना, तो उसकी वजह से सर्टेन रिस्क भी अराइज होगा। अपने को वही रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो बोला कि भैया किस हद तक ऑडिट जो एंटिटी का कंट्रोल्स है वो आईटी पे डिपेंडेंट है, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज हैं, तो अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? किस हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, वो आईटी पे डिपेंडेंट है, उसकी वजह से क्या क्या रिस्क अराइज हो रहा है, क्या क्या कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया है, एंड कितनी प्रकार की आईटी डिपेंडेंसीज हैं। तो यहां पे 5 टाइप्स के आईटी डिपेंडेंसीज हैं जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे 5 टाइप्स के आईटी डिपेंडेंसीज हैं जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सीए सर आईटी में डिपेंडेंट है। तो टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज क्या हो गया? सीए सर, व्हाट इज सीए सर? सी फॉर कैलकुलेशंस, A for automated controls, साथ साथ रिपीट करना बेटा। C for calculations, A for automated controls, S for security, I for interface, R for report। चलो साथ में दोबारा से एक बार रिपीट करो। C से, CA सर आईटी पे डिपेंडेंट है। C से क्या हो गया? कैलकुलेशंस। A से क्या हो गया? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। उसके बाद S से क्या हो गया? सिक्योरिटी। I से क्या हो गया? इंटरफेस। R से क्या हो गया? रिपोर्ट। तो ये 5 प्रकार के आईटी डिपेंडेंसीज हैं। कैलकुलेशंस की बात करें सर तो कैलकुलेशंस अपने आप आईटी सिस्टम से हो जाता है। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की बात करें सर तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की मदद से ही क्या हो रहा है? पूरा का पूरा बिजनेस वर्क कर रहा है। देयर आर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स फॉर एवरीथिंग। उसके बाद अगर बात करें, सिक्योरिटी भी आईटी से इनबिल्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी आईटी के थ्रू क्रिएट की हुई है, तो सिक्योरिटी भी आईटी के थ्रू है। इंटरफेस भी आईटी के थ्रू है, ठीक है ना, कि अपने आप आईटी के थ्रू क्या हो जाता है? कोई भी डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक लेजर में पोस्टिंग हुआ, अब उस लेजर का इंपैक्ट कौन से 3 लेजर के साथ है और उसके मदद से कौन सा रिपोर्ट जनरेट होगा, ये सारा कुछ आईटी सिस्टम करके दे देता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आई से इंटरफेस हो गया, आर से रिपोर्ट्स हो गया, तो आईटी सिस्टम क्या करता है सर? रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। तो आज की तारीख में अगर आपने रिलेटेड पार्टीज का रिपोर्ट चाहिए, आपने वेंडर मास्टर रिपोर्ट चाहिए, आपने डेटर एजिंग एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए, आपने कस्टमर एजिंग रिपोर्ट चाहिए, तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम आपके हाथ में दे देगा। तो ये 5 प्रकार के क्या है सर? आईटी डिपेंडेंसीज है। अब आईटी डिपेंडेंसीज से क्या अराइज होगा? रिस्क अराइज होगा। लॉजिकल है एकदम। आईटी डिपेंडेंसीज से क्या अराइज होगा? रिस्क अराइज होगा। और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या इंप्लीमेंट करेगा? कंट्रोल इंप्लीमेंट करेगा। और उन कंट्रोल्स का नाम है ITGC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। तो वो कौन से कंट्रोल्स हैं जो एड्रेस किया जाता है रिस्क रिलेटेड टू आईटी डिपेंडेंसीज? ITGC, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। अब वो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं सर, और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? एकदम लॉजिकल है।
जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटी एक कंट्रोल है कि यार एक रिस्क क्या था, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एक्सेस सिक्योरिटी लगा दिया कि हर किसी आरे गहरे व्यक्ति को एक्सेस नहीं देंगे। कौन एक्सेस ले रहा है सिस्टम में, कौन नहीं ले रहा है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा। एक्सेस रिक्वेस्ट सिर्फ हम क्या करेंगे, जेन्युइन यूजर्स का ही ऑथराइज करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम चेंज, एक बहुत बड़ा रिस्क क्या होता है सर कि एक बार जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट कर दिया है अपने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का, बाद में कोई उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे। तो फॉर एग्जांपल आईटी सिस्टम अपने आप कैलकुलेशंस करते जा रहा है, सही करते जा रहा है, बट किसी ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशंस गलत होते जाएगा। तो प्रोग्राम चेंज, उसके लिए कंट्रोल लगाया जाएगा कि जल्दी से कोई भी सिस्टम को क्या नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और जो भी सिस्टम को मॉडिफाई करेगा उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग मेंटेन की जाएगी। उसके बाद डाटा लॉस एक बहुत बड़ा रिस्क था, तो डाटा लॉस के रिस्क को मिट करने के लिए कंट्रोल लगाया जाता है डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन कि हर रिसोर्स का प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, हर डाटा का प्रॉपर बैकअप होना चाहिए कि कल को डाटा लॉस हो भी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन उस लॉस से आसानी से रिकवर कर सके। तो ये अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स हैं, जो लगाया गया है फॉर आईटी डिपेंडेंसीज, टू ओवरकम आईटी डिपेंडेंसीज, दैट इज एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। इसको याद करने का तरीका है पैड, कि आईटी डिपेंडेंसी से जो रिस्क अराइज हुआ उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा कंट्रोल लगाया, आईटीजीसी, और उन कंट्रोल्स को कैसे लगाया, पैड लगाकर लगाया। यानी प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। आप एक बार इस टॉपिक को रीड कर लोगे और हर किसी टॉपिक से ज्यादा नहीं, आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा। अब मैंने आपको बताया भाई सबसे मोटा जो रिस्क है ना वो क्या है, साइबर रिस्क। कि एक हैकर क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है, आपके सिस्टम को हैक कर रहा है, और वो जो हैक कर रहा है उसका नाम दिया यहां पे साइबर क्रिमिनल। क्या नाम दिया गया है, साइबर क्रिमिनल नाम दिया गया है। कहीं कहीं साइबर क्रिमिनल नाम दिया गया है, कहीं कहीं एडवर्सरी नाम दिया गया है, कहीं कहीं साइबर क्रिमिनल नाम दिया गया है, कहीं कहीं एडवर्सरी नाम दिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 5 है जहां आप डिस्कस करने वाले हो साइबर रिस्क के बारे में, और एक कॉन्सेप्ट है रिमोट ऑडिट के बारे में। तो यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइबर रिस्क एंड ए कॉन्सेप्ट नॉन एज रिमोट ऑडिट। तो साइबर रिस्क क्या होता है, देखना एकदम लॉजिकल सी चीज है। साइबर रिस्क क्या होता है, व्हाट इज साइबर रिस्क, व्हाट इज साइबर रिस्क। तो साइबर रिस्क क्या है कि सर एक साइबर क्रिमिनल होगा जो साइबर अटैक करेगा आपके सर्वर पे। अब ये साइबर अटैक कौन कर रहा है, साइबर क्रिमिनल कर रहा है। ये साइबर अटैक कैसे हो रहा है, बाय गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। और यह साइबर अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल को डैमेज पहुंचाना है, या डाटा की चोरी करनी है, या एक्सपोज करना है, आपके डाटा को कहीं लीक करना है, या ऑल्टर करना है, या आपके किसी फंक्शन को डिसेबल कर देना है, या डाटा को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं साइबर अटैक के। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है, या तो वो किसी रैंसम की डिमांड करना चाहता है, कुछ पैसे वसूलना चाहता है, इसलिए वो साइबर अटैक करके आपका लॉस करना चाह रहा है, या फिर हो सकता है उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई ग्रज है, या आपका कोई कॉम्पिटिटर है और वो आपके रेपुटेशन को लॉस करना चाहता है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है सर, साइबर अटैक कर रहा है। क्योंकि अगर एक बार साइबर अटैक हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, आपका लॉस होगा, आपका डाटा लॉस होगा, आपका बिजनेस का मॉनिटरी लॉस होगा, आपका रेपुटेशन लॉस होगा, तो बहुत सारे लॉसेस आपको सफर करने पड़ेंगे। सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हो सकता है कि वो साइबर क्रिमिनल आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है। अब देखना कुल मिलाकर 8 साइबर अटैक है। कितना साइबर अटैक है, 8 साइबर अटैक है। ये 8 साइबर अटैक आपने याद रखनी है। अब ये 8 साइबर अटैक आप कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। तुम ये याद रखो, साइबर क्रिमिनल एक इनसाइडर है। साइबर क्रिमिनल कौन है सर, एक इनसाइडर है। साइबर क्रिमिनल कौन है, इनसाइडर है। क्रिमिनल हमेशा इनसाइडर ही होता है, ठीक है ना, क्रिमिनल हमेशा इनसाइडर ही होता है। अब वो इनसाइडर ज्यादा खतरनाक क्यों है पता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बैठा है, हमें उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता, वी डोंट नो हु दैट इनसाइडर इज, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बैठा है, ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल एक इनसाइडर है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बैठा है और वो टनल के थ्रू अटैक कर रहा है। टनल क्या होता है, एक हिडन रास्ता होता है जिसके थ्रू अटैक कर रहा है, इसलिए हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो एक इनसाइडर है, साइबर क्रिमिनल कौन है, एक इनसाइडर है, वो एक टनल बनाकर, वो क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर टनल बनाकर हमें अटैक कर रहा है। और वो अटैक कैसे कर रहा है, वो कोई यहां पे गोली मार के अटैक नहीं कर रहा, ये अटैक बहुत डेंजरस है। वो कैसे अटैक कर रहा है पता है, वो तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेज है ना उनको अटैक कर रहा है। वो तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेज है ना उसको अटैक कर रहा है। और अटैक कैसे कर रहा है, गोली मार के अटैक नहीं कर रहा,
वो कोई बॉम्ब छोड़ के अटैक नहीं कर रहा, वो तुम्हारे सिस्टम पे एक मैलवेयर छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टम पे मैलवेयर छोड़ रहा है, मतलब एक हार्मफुल फाइल छोड़ रहा है जो तुम्हारे सिस्टम को डैमेज कर देगा। ठीक है, वो तुम्हारे सिस्टम में मैलवेयर छोड़ रहा है। और फिर स्पूफिंग कर रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पूफिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। और मजे की बात क्या पता है, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में वो डिनाई कर दे रहा है, भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर हम बात करें तो 8 थ्रेड्स है यहां पे, साइबर अटैक के 8 पार्ट्स हैं। तो साइबर क्रिमिनल कौन है? एक इनसाइडर है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, टनल बनाकर इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को अटैक कर रहा है, सिस्टम में मैलवेयर छोड़ रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है और लास्ट में डिनाई कर दे रहा है। तो कुल मिला के 8 थ्रेड्स कौन से हैं? पहला है मैलवेयर, दूसरा है डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तीसरा है फिशिंग, चौथा है स्पूफिंग, पांचवा है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, सिक्स इज इनसाइडर थ्रेट, सेवेंथ इज डीएनएस टनलिंग, एक थ्रेट का नाम होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग, डोमेन नेम सर्वर टनलिंग, एंड देन वी हैव आईओटी बेस्ड अटैक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड अटैक। तो आप इस लॉजिकल सीक्वेंस में याद कर सकते हो, सबसे पहले इनसाइडर बेस्ड अटैक आ गया, उसके बाद आइडेंटिटी बेस्ड अटैक आ गया, उसके बाद डीएनएस टनलिंग आ गया, उसके बाद इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस आ गया, फिर मैलवेयर अटैक हो गया, फिर स्पूफिंग हो गया, फिर फिशिंग हो गया और लास्ट में डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। ठीक है जी, सबसे पहले उसी सीक्वेंस में अपन देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी बेस्ड अटैक का मतलब क्या हो गया? मतलब मान लीजिए लेट अस से हैकर ने आपके सिस्टम को अटैक किया और आपका आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई एक अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब आपके एक अकाउंट का आईडी पासवर्ड उसको पता चल गया। अब मजे की बात क्या पता है, तुम लोग एक बेवकूफी करते हो, एक ही आईडी पासवर्ड हर अकाउंट में सेट कर देते हो। अब हैकर को भी ये बात पता है, वो इस चीज का फायदा उठाएगा और एक आईडी पासवर्ड उसको पता चला, बट हो सकता है उस चीज से वो मल्टीपल अकाउंट्स को एक्सेस कर ले, हो सकता है उस चीज से वो मल्टीपल अकाउंट्स को एक्सेस कर ले। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। उसके बाद क्या था सर? वो इनसाइडर था, तो इनसाइडर थ्रेट। तो इनसाइडर थ्रेट का मतलब क्या हो गया कि भैया तुम्हारा कोई इनसाइडर है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का या तो करंट एम्प्लॉय है या तो फॉर्मर एम्प्लॉय है, और उससे ही तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक का खतरा है, क्योंकि उसके पास कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस है, उसके पास कंपनी का सेंसिटिव डाटा का एक्सेस है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसको तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पता हैं, राइट? ही नोज हिज क्रेडेंशियल, ही नोज योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। उसको एग्जैक्टली तुम्हारे वीक पैचेस पता है। वीक पैचेस का मतलब है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स कहां कहां वीक है, आईटी कंट्रोल्स कहां कहां वीक है। तो इन चीजों का फायदा उठाकर इनसाइडर थ्रेट हो सकता है। उसके बाद उसने क्या किया? टनल बनाकर अटैक किया, टनल बनाकर अटैक किया। मतलब क्या हो गया? डीएनएस टनलिंग, डीएनएस टनलिंग। अब डीएनएस टनलिंग क्या हो गया सर? डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। आप जब भी गूगल में कोई डोमेन नेम डालते हो तो वो उसको उसके आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करता है और वो डोमेन आपके सामने खुल जाता है, वो डोमेन आपके सामने खुल जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपने Amazon डाला, www.amazon.com, तो उसके आईपी एड्रेस को वो ट्रैक करके Amazon का सर्वर आपके सामने खोल देता है। बट जस्ट इमेजिन कि आप जब Amazon.com डाल रहे हो और ओरिजिनल Amazon का वेबसाइट ना खुलकर कोई और वेबसाइट खुल जाए, कोई और वेबसाइट खुल जाए, तो इसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग, इसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। ठीक है ना? कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसा साइबर अटैक कि ये जो डीएनएस सिस्टम है उसको बाईपास कर दिया, ये जो डीएनएस सिस्टम बनाया हुआ है उसको बाईपास कर दिया कुछ मैलवेयर वगैरह छोड़ के। तो आप क्या करोगे? रॉन्ग वेबसाइट में चले जाओगे और सिक्योरिटी मेजर बाईपास हो जाएगा। तो ये होता है डीएनएस टनलिंग। उसके बाद उसने अटैक कैसे किया? उसने अटैक किया मैलवेयर के थ्रू, उसने मैलवेयर फेंका। क्या किया उसने? मैलवेयर फेंका। और कौन से डिवाइसेस को अटैक किया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस को अटैक किया। तो उसने मैलवेयर फेंका। अब मैलवेयर क्या होता है? मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक कोड होता है जो यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैलिशियस प्रोग्राम जो है, वो जो मैलवेयर है, वो उसके कंप्यूटर को हार्म करे या नेटवर्क को हार्म करे या सर्वर को हार्म करे। और मैलवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैलवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और मैलवेयर सबसे कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है। जैसे आपने कोई वायरस डाउनलोड कर लिया सिस्टम में, ठीक है ना, तो वो मैलवेयर है। वो क्या है? मैलवेयर है। कभी कभी आप कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करते हो, पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हो, तो वो क्या है? मैलवेयर है। और उससे बचने का तरीका क्या होता है? आप एक ओरिजिनल एंटीवायरस अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करके रखो, अपने सिस्टम में एनी टाइम लगा के रखो। ठीक है ना? वो एक मैलवेयर है। अब मैलवेयर अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है रैंसमवेयर, एक होता है रैंसमवेयर, एक होता है फाइललेस मैलवेयर, एक होता है ट्रोजन, एक होता है मोबाइल मैलवेयर, एक होता है मोबाइल मैलवेयर। क्या मतलब होता है इसका? सर रैंसमवेयर मैलवेयर, तो रैंसमवेयर क्या होता है? यहां पे जो एडवर्सरी है, जो साइबर क्रिमिनल है,
वो क्या कर रहा है पता है, वो एक हार्मफुल फाइल तुम्हारे सिस्टम में छोड़ दे रहा है, तुम कोई हार्मफुल फाइल कहीं से डाउनलोड कर दे रहे हो, और वो हार्मफुल फाइल क्या कर रहा है पता है, तुम्हारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसको इंक्रिप्ट कर दे रहा है, उसको इंक्रिप्ट कर दे रहा है, और तुम अपने डाटा को अब एक्सेस नहीं कर पा रहे। और फिर वो तुमसे रैंसमवेयर में क्या हो रहा है, फिर वो साइबर क्रिमिनल, वो एडवर्सरी तुमसे एक रैंसम मांग रहा है, एक वसूली मांग रहा है, बोल रहा है कि भैया तुम ये वसूली दोगे, तुम ये पैसे दोगे, तब मैं तुमको डिक्रिप्शन की दूंगा, और डिक्रिप्शन की से ही तुम क्या कर सकते हो, अपने डाटा का एक्सेस ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। यहां उसको एक वसूली चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, तुम्हारे डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया, और डिक्रिप्शन की के बदले वो तुमसे एक पैसे चार्ज कर रहा है। उसके बाद होता है फाइललेस मैलवेयर। फाइललेस मैलवेयर का मतलब क्या हो गया सर, व्हाट इज फाइललेस मैलवेयर? तो यहां पे ना कोई कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा तुम्हारे सिस्टम में, कोई फाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा तुम्हारे सिस्टम में, मतलब फाइल लेस है, कोई फाइल है ही नहीं। बिना कोई फाइल के साइबर अटैकर क्या कर रहा है, तुम पे मैलवेयर अटैक कर रहा है, और इसलिए इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। तो यहां पे कुछ ऐसे लेजिटिमेट टूल्स होते हैं, कुछ जेन्युइन टूल्स होते हैं, तुमने उन लेजिटिमेट टूल्स को डाउनलोड किया है, और वही लेजिटिमेट टूल्स तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर रहे हैं। उसके बाद एक होता है ट्रोजन, एक होता है ट्रोजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ट्रोजन। अब ट्रोजन क्या है पता है, व्हाट इज ट्रोजन? इसका पहले नाम था ट्रोजन हॉर्स। इसका जो नाम है ओरिजिनल वो है ट्रोजन हॉर्स। और ये जो ट्रोजन जो मैलवेयर है, इसका एक पुराना हिस्ट्री है कि एक बार क्या हुआ, ग्रीस को ट्रॉय में कब्जा करना था। ट्रॉय एक शहर था, ग्रीस को ट्रॉय में कब्जा करना था। अब ट्रॉय की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो उन लोगों ने कार्ड का हॉर्स बनाया। क्या किया, कार्ड का हॉर्स बनाया, और वो कार्ड का हॉर्स ट्रॉय में भेजा। अब ट्रॉय के लोग देख के बड़े खुश कि अरे भाई ये जो कितना जो घोड़ा है कितना सुंदर है, कार्ड का हॉर्स। लेकिन उस घोड़े में छुपे थे 40 लोग, 40 सोल्जर्स, 40 आर्मी के लोग। रात के अंधेरे में वो 40 लोग उस पार्टिकुलरली जो घोड़ा है, जो कार्ड का घोड़ा है, उससे बाहर निकलते हैं। बाकी जो सोल्जर्स हैं उनके लिए बाकी दरवाजे खोल देते हैं, और वो लोग भी सब मिलकर सिस्टम को अटैक करते हैं और ट्रॉय को कब्जा कर लेते हैं। वहीं से आया है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है सर, कि आपको लगता है आप एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, बट वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के पीछे पीछे छुप के आ जाता है एक ट्रोजन। और वो ट्रोजन क्या करता है, ना केवल वो सिस्टम को हार्म करता है, बल्कि वो आपके सिस्टम की वर्नबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लेता है, वो आपके सिस्टम के वीक पैचेस आइडेंटिफाई कर लेता है, और बाकी अटैकर्स, बाकी इंट्रूडर्स को भी इंफॉर्म कर देता है कि यहां यहां इस सिस्टम में वर्नबिलिटी है, आप यहां यहां अटैक कर सकते हो। इसको बोलते हैं ट्रोजन। और फाइनली आता है मोबाइल मैलवेयर। मोबाइल मैलवेयर का मतलब क्या होता है सर, कि यहां पे पार्टिकुलरली टारगेट आपका मोबाइल डिवाइस होता है, कि आपके मोबाइल डिवाइस को अटैक करना है। तो आप कुछ भी मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, कुछ गेम डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, सिस्टम में मैलवेयर आ जाता है। और फिर मैलवेयर जब आ जाता है ना, मैलवेयर अकेला कुछ नहीं करता, वो अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है, जैसे कि फिशिंग हो गया, जैसे कि स्मिशिंग हो गया, और उन टेक्निक्स के थ्रू आपके सिस्टम को हार्म करता है। जो मैलवेयर आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है, वो अलग अलग टेक्निक को यूज करके कर रहा है, जैसे कि फिशिंग हो गया, स्मिशिंग हो गया, ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया सर, टाइप्स ऑफ मैलवेयर। टाइप्स ऑफ मैलवेयर याद करने का तरीका बहुत आसान है, कि जो साइबर अटैकर है उसको क्या करना है, तुमसे रैंसम चाहिए। उसको क्या करना है, तुमसे रैंसम चाहिए बोल के उसने तुम्हारे मोबाइल फोन में ट्रोजन छोड़ दिया। क्या कर दिया, तुम्हारे मोबाइल फोन में ट्रोजन छोड़ दिया। अब मोबाइल फोन में जब बात आती है ना, तो तुम एकदम हाई तब मचा लेते हो कि अरे भैया मेरा मोबाइल फोन मुझे जल्दी से वापस दे दो। तो उसने क्या किया, तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे मोबाइल फोन में एक ट्रोजन छोड़ दिया, जो कि फाइललेस है, जो कि फाइललेस है। और जैसे ही मोबाइल फोन में बात आई, मोबाइल का डाटा खतरे में आया, तुम रैंसम देने के लिए तैयार हो गए। तो याद करने का तरीका एकदम सिंपल है। उसके बाद अगला होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। मान लो लेटर से आपका सर्वर जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सर्वर है, उसका जो बैंडविड्थ है, वो 10 लाख यूजर्स तक को एक बार में अकोमोडेट कर सकता है। अब साइबर क्रिमिनल यहां पे क्या करेगा, उस साइबर क्रिमिनल के पास ना एक बहुत बड़ा बॉट नेटवर्क होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा बॉट नेटवर्क होगा। और वो इस तरीके से सामने वाले को दिखाएगा कि सामने वाले के सर्वर को लगेगा कि भैया उसका अकोमोडेट करने का कैपेसिटी 10 लाख यूजर्स था, एक ही बार में 20 लाख यूजर्स उसके सर्वर को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट मांगेंगे। अब सोच के देखो यार, कैपेसिटी 10 लाख यूजर्स का है, बट 20 लाख यूजर्स एक ही बार में क्या कर रहे हैं, सर्वर को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, बोल के वो सर्वर उस लोड को झेल नहीं पाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है यहां पे साइबर क्रिमिनल, फॉल्स रिक्वेस्ट फ्लड कर दे रहा है नेटवर्क में, फॉल्स रिक्वेस्ट, बॉट्स क्रिएट कर करके फॉल्स रिक्वेस्ट क्या कर दे रहा है, फ्लड कर दे रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वेबसाइट कुछ टाइम के लिए बैठ जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से डाटा लॉस तो नहीं होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बिजनेस का लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, और दोबारा से रिस्टोर करने में चीजों को कुछ पैसा भी जाएगा। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नॉर्मली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रैंसम कमाना नहीं होता, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं बिजनेस के, वो डीओएस अटैक कर सकते हैं, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है कुछ टाइम के लिए ठप हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए आपका बिजनेस, और वो बेनिफिट उनको मिल जाए।
उसके बाद होता है फिशिंग। नाउ फिशिंग इज द वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ साइबर अटैक। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप मेलवेयर छोड़ रहे हो, बट मेलवेयर छोड़ने का अलग अलग रास्ता होता है। जैसे कि मेल के थ्रू आप मेलवेयर छोड़ रहे हो, एसएमएस के थ्रू छोड़ रहे हो, फोन के थ्रू छोड़ रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू छोड़ रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू छोड़ रहे हो। और यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू सामने वाले को उकसाते हो कि वो अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करे। और जब वो अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे कि मान लीजिए बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, तो आप उसके अकाउंट को खाली कर दोगे। अब फिशिंग अलग अलग टाइप का होता है। फिशिंग अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर नाम से पता चल रहा है, स्पीयर एस फॉर स्पेसिफिक, देखना एसपीई यानी एसपी मतलब स्पेसिफिक। तो स्पीयर फिशिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है और उनको इंड्यूस किया जाता है टू शेयर देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद वेलिंग। वेलिंग मतलब नाम से पता चल रहा है WHA यानी वेल, यानी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बड़े एम्प्लॉइज, सीनियर एम्प्लॉइज, उनको टारगेट किया जाता है, उनसे पैसे चुराने की कोशिश की जाती है, उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद स्मिशिंग, नाम से पता चल रहा है स्मिशिंग यानी एसएमएस। तो यहां पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजा जा रहा है। आपको लग रहा है टेक्स्ट मैसेज किसी रेप्यूटेबल कंपनी का है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का है, आप अपना सारा इंफॉर्मेशन वहां शेयर कर देते हो और सामने वाला क्या कर लेता है, आपके सिस्टम को हैक कर देता है। फिर होता है विशिंग। विशिंग मतलब वी फॉर वॉइस। तो ये एक वॉइस फिशिंग अटैक है। आपके पास फोन आएगा, आपको लगेगा जेन्युइन सोर्स से कॉल है, बट वो एक्चुअली साइबर अटैकर ने फॉल्स कॉल कराया होगा और वहां आप अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दोगे और वो आपके सिस्टम को हैक कर देगा। ये क्या होता है, विशिंग। और अगला जो टेक्निक होता है स्पूफिंग। अगला जो टेक्निक होता है स्पूफिंग। अब स्पूफिंग बहुत खतरनाक चीज है। स्पूफिंग में क्या होता है, साइबर अटैकर अपना भेज बदल के आता है। यहां आपको देख के लग रहा है कि साइबर अटैकर अच्छा है, मतलब यहां आपको देखकर लग रहा है कि सामने वाला जो सोर्स है वो जेन्युइन है, वो ट्रस्टवर्दी सोर्स है, बट वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिस्गाइज करके आ रहा है। वो अपने आप को डिस्गाइज करके आ रहा है, एक जेन्युइन सोर्स बन के आ रहा है। और नॉर्मली ये जो स्पूफिंग होता है, या तो डोमेन स्पूफिंग होता है या ईमेल स्पूफिंग होता है, या तो डोमेन स्पूफिंग होता है या ईमेल स्पूफिंग होता है। डोमेन स्पूफिंग मतलब वो डोमेन के नाम को फॉर्ज करता है। आप ICICIbank.com टाइप कर रहे हो तो ICICIbank.com का मिलता जुलता सर्वर, बिल्कुल मिलता जुलता नाम, मिलता जुलता सर्वर खुल जाएगा आपके सामने। आपको लगेगा ICICI बैंक का सर्वर है, आप लॉग इन करोगे विथ योर अकाउंट डिटेल्स, बट वो ICICI बैंक का वेबसाइट नहीं है, वो कोई फेक वेबसाइट है। उसने डोमेन नेम को क्या कर दिया, फॉर्ज कर दिया। ठीक है। उसके बाद होता है ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है सर, आपके पास मेल आता है, आपको लगता है जेन्युइन सोर्स से मेल आया है, किसी आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल से मेल आया है, जबकि वो एक फॉल्स जीमेल आईडी क्रिएटेड है। आप बहुत ध्यान से देखोगे, तब जब आपको ओरिजिनल मेल आईडी पता रहेगा तभी आप फिगर कर पाओगे कि वो फॉल्स मेल आईडी है। आप उस मेल में फंस जाते हो और आप क्या करते हो, मेल के रिप्लाई में अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो। उसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। या मान लीजिए मेल में कोई डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, आप उस डाउनलोड लिंक को क्लिक करते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो और वहां से आपके सिस्टम में वो मैलवेयर छोड़ दे रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है सर, साइबर अटैक्स है। अब साइबर रिस्क के तीन स्टेजेस हैं। साइबर रिस्क के तीन स्टेजेस हैं। देखना, साइबर रिस्क से दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक साइबर रिस्क का तीन स्टेजेस है और एक साइबर रिस्क का ना एक पूरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तीन स्टेजेस क्या है बोला, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन साइबर रिस्क को असेस करेगा, कॉमन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रैंसमवेयर का खतरा है, फिशिंग अटैक का खतरा है, स्पूफिंग अटैक का खतरा है, फिशिंग का खतरा है, इनसाइडर बेस्ड थ्रेट का खतरा है, तो वो अपने अटैक्स को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद स्टेज नंबर 2 में वो क्या करेगा, साइबर रिस्क के इंपैक्ट को कंसीडर करेगा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि साइबर रिस्क का इंपैक्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को फाइन्स पे करनी पड़ सकती है, पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। हैकर उनका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, तो प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकता है। ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैकर चुरा सकता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकता है। कंपनी के खिलाफ केसेस फाइल हो सकते हैं, तो रेगुलेटरी लॉस हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है, लिटिगेशन लॉस हो सकता है। देन उस साइबर अटैक से बचने के लिए वो जब कंट्रोल लगाएगा तो रिकवरी कॉस्ट एक लग सकता है। तो ये सारा अलग अलग इंपैक्ट है साइबर रिस्क का। उसको कुछ रैंसम देना पड़ सकता है, रैंसमवेयर, डाटा लॉस हो सकता है। ये सारे अलग अलग लॉस हैं। और फाइनली स्टेज 3 होता है मैनेजिंग द साइबर रिस्क, कि वो किस तरीके से साइबर रिस्क को मैनेज करेगा, वो किस तरीके से साइबर रिस्क को मैनेज करेगा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो आता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। वो आता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कि किस तरीके से मैनेजमेंट साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, साइबर रिस्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइबर रिस्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर किस तरीके से रिस्क को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर डिटेक्ट करने के बाद किस तरीके से रिस्क को रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और फाइनली रिस्क से रिकवर कैसे किया जाएगा, तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 5 स्टेप्स हैं।
सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है रिस्क को। मैनेजमेंट ने बकायदा एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लगाया है और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लगाकर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर यहां पे ये देखेगा कि क्या एंटिटी वाकई एक पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करता है और अपने साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ऑडिटर ये देखेगा कि क्या एंटिटी अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन एसेट्स में कोई रिस्क तो नहीं है, उसको सेफगार्ड करता है कि नहीं। एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर रहा है। उसके बाद ऑडिटर ये देखेगा कि जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स को अफेक्ट कर रहा है। और फाइनली ऑडिटर ये देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ने साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को दे रखी है। हैज कंपनी अपॉइंटेड ए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा दे रखा है। फिर स्टेप 2 आता है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहा है, अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है, प्रॉपर कंट्रोल्स लगा रहा है, ये सारी चीजें। स्टेप नंबर 3 होता है डिटेक्ट द रिस्क, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, टाइमली बेसिस में साइबर रिस्क को डिटेक्ट करने के स्टेप्स ले रही है। फिर फाइनली रिस्पॉन्ड टू द रिस्क, कि साइबर रिस्क जब अराइज हो रहा है तो मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेटर से कुछ लिटिगेशन फाइल हुआ अगेंस्ट कंपनी के, तो लिटिगेशन कॉस्ट हो गया। कंपनी इन्वेस्टिगेशन करा रही है पता लगाने के लिए कि साइबर क्रिमिनल कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट हो गया। कंपनी फ्यूचर एक्शन प्लान डिजाइन कर रही है तो फ्यूचर एक्शन प्लान हो गया। और फाइनली कंपनी उस रिस्क से रिकवर कैसे कर रही है, कंपनी उस रिस्क से रिकवर कैसे कर रही है, कंपनी का रिकवरी प्लान क्या है, कंपनी किस प्रकार के एंटीवायरस लगाने का सोच रही है, कंपनी किस प्रकार के पैच कंट्रोल्स लगाने का सोच रही है, कंपनी आगे किस तरीके के फायरवॉल्स लगाने का सोच रही है। तो ये हो गया साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये हो गया साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। और साइबर रिस्क का एक लास्ट क्वेश्चन है, स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क। यहां पे ना 3 प्रकार के कंट्रोल्स दिए हैं फॉर साइबर रिस्क। बोला सबसे पहले आपका जो भी वेंडर है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वेंडर है ना, वेंडर के अराउंड बहुत रिस्क होता है। वेंडर के अराउंड क्यों रिस्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने वेंडर्स को रेगुलर बेसिस में पेमेंट करती है। अब साइबर क्रिमिनल उस चीज का फायदा उठा सकता है। वो जो मास्टर डाटा है जहां अपने वेंडर का डिटेल्स भरा हुआ है, आपका कोई तो मास्टर डाटा होगा जहां पे अपने वेंडर का क्या किया होगा, डिटेल सबमिट किया हुआ होगा। वो क्या करेगा, साइबर क्रिमिनल कोशिश करेगा कि आपके मास्टर डाटा से वेंडर का डिटेल चेंज कराकर, वेंडर के अकाउंट डिटेल्स हटाकर वो अपने अकाउंट डिटेल्स डाल दे। तो आपको लगेगा आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, बट पैसा चला जाएगा साइबर अटैकर के पास। तो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। कि तो यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे आप ये देखोगे एज ए ऑडिटर कि जो भी वेंडर का मास्टर डाटा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डाटा। वेंडर के मास्टर डाटा को चेंज करने का ऑथराइजेशन किसके पास है। वेंडर मास्टर डाटा में ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता कब है, कोई तो कम्युनिकेशन आता होगा वेंडर की तरफ, तो वो क्या कम्युनिकेशन वेंडर की तरफ से आना चाहिए जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वेंडर मास्टर डाटा को चेंज करता है। उसके बाद ऑडिटर देखेगा कि मान लो कम्युनिकेशन आया, तो कम्युनिकेशन आते ही मान लो मेल से कम्युनिकेशन आया, तो कम्युनिकेशन आते ही क्या ऑर्गेनाइजेशन सीधा सीधी मास्टर डाटा को चेंज कर देता है या कुछ और भी कंट्रोल्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि वेंडर के थ्रू मेल आया है, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन के वेंडर के थ्रू मेल नहीं आया, वो एक फिशिंग अटैक था। वो क्या था, एक फिशिंग अटैक था। एंड वहां पे क्या था, वो वेंडर के थ्रू मेल आया ही नहीं, साइबर अटैकर ने क्या किया, फॉर्स्ड मेल भेजा। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लगा रखी है टू मेक दोस चेंजेस। फॉर एग्जांपल वेंडर को कॉल बैक हो रहा है क्या, फिर वेंडर के पास ओटीपी जा रहा है क्या, उसके बाद ही चेंज हो रहा है क्या। तो ये सारी चीजें मतलब क्या क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं टू वेरीफाई मॉडिफिकेशंस टू वेंडर मास्टर डाटा। उसके बाद अगला रिस्क होता है जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है। सेम रिस्क होता है यार, आप ट्रांसफर किसी और को कर रहे हो, चला गया हैकर के पास, आपके पास पेमेंट रिक्वेस्ट हैकर का आया, आपको लगा आपके जेन्युइन यूजर का आया है। तो यहां भी आप यही कंट्रोल चेक करोगे कि जो बंदा ट्रांसफर करने के लिए डेडिकेटेड है, जो बंदा ट्रांसफर करने के लिए डेडिकेटेड है, क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है साइबर रिस्क के बारे में, क्या उसको पता है साइबर रिस्क के बारे में। उसके बाद क्या क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आपने लगा रखा है, क्या आपने कोई ओटीपी सिस्टम लगा रखा है क्या आपने कोई कॉलबैक सिस्टम लगा रखा है क्या। और जब भी वायरलेस ट्रांसफर होता है तो क्या क्या सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज आपने लगा रखे हैं। जब भी वायरलेस ट्रांसफर होता है तो क्या क्या सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज आपने लगा रखे हैं। और फाइनली होता है कंट्रोल अराउंड पैच मैनेजमेंट, कंट्रोल अराउंड पैच मैनेजमेंट। हैकर नॉर्मली क्या करता है, जो साइबर क्रिमिनल है वो नॉर्मली क्या करता है, उसको आपके वीक पैचेस का पता होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के वीक पैचेस का पता होता है कि कहां कहां ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी है
वो वर्नरेबल है, वो वीक है, उसमें कमियां हैं। तो क्या आपने उस पैच मैनेजमेंट के अराउंड कोई कंट्रोल्स लगा रखे हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने पैचेस आइडेंटिफाई करती है कि हमारा कंट्रोल्स कहां कहां वीक है? क्या ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस में वर्नरेबिलिटी स्कैन्स कंडक्ट करती हैं टू आइडेंटिफाई कि अपना कंट्रोल्स कहां कहां डेफिशिएंट है, कहां कहां अपने को वायरस अटैक कर सकता है? ठीक है, तो ये सारा हो गया कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। कि क्या एंटिटी के पास पैच मैनेजमेंट सिस्टम है? क्या एंटिटी पीरियोडिक वर्नरेबल स्कैन्स रन करती है टू आइडेंटिफाई मिसिंग ऑब्लिक अनअप्लाइड पैचेस? तो ये अपना साइबर रिस्क का पूरा टॉपिक हो गया। और फिर अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, दैट इज रिमोट ऑडिट्स। अब रिमोट ऑडिट्स क्या होता है सर? कोविड के समय में ये चीज बहुत पॉपुलर हुआ था कि ऑडिटर के पास क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने घर में बैठे बैठे क्या कर रहा है, पूरा ऑडिट कंप्लीट कर रहा है। तो आज की तारीख में भी कोविड के बाद रिमोट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो रिमोट ऑडिट में ऑडिटर क्या कर रहा है? वर्चुअली ऑडिट कर रहा है। लेकिन रिमोट ऑडिट करना उतना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ कुछ कंसिडरेशंस होंगे, कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे। तो क्या क्या कंसिडरेशंस होंगे रिमोट ऑडिट के लिए? सबसे पहले फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, और फाइनली रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग कि रिमोट ऑडिट क्या फिजिबल है, क्या ऑडिट टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, क्या प्लानिंग करना होगा। क्लाइंट से जब मीटिंग होगा कैसे होगा? जूम के थ्रू होगा, वीडियो कॉल के थ्रू होगा। वो जो मीटिंग्स होगा उसमें रिकॉर्डिंग परमिसेबल रहेगा क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके मीटिंग होगा? उसके बाद रिमोट ऑडिट में सबसे बड़ा रिस्क है कॉन्फिडेंशियलिटी का। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, क्योंकि डाटा शेयरिंग हर बार क्या होगा सर? ऑनलाइन होगा। तो डाटा शेयरिंग हर बार क्या होगा? ऑनलाइन होगा। तो वहां पे हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, डाटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आमतौर पर लॉज होते हैं, नियम कानून होते हैं कि कोई भी पार्टी साउंड रिकॉर्ड नहीं करेगा जब मीटिंग्स वगैरह होगा, कोई भी पार्टी इमेजेस रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। स्क्रीनशॉट वगैरह लिया नहीं जाएगा एज ऑडिट एविडेंस। और जब भी ये मीटिंग्स वगैरह होंगी तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और फाइनली क्या है? रिस्क असेसमेंट। उसके बाद इस रिमोट ऑडिट के फायदे क्या हैं और रिमोट ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या हैं? रिमोट ऑडिट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। तो भाई गुड़गांव से लेके मान लीजिए नोएडा ऑडिट करने जाना है तो डेली बेसिस में टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, तो आप रिमोट ऑडिट कर लो। बट डिसएडवांटेज क्या है सर? कि कहीं भी कुछ भी नेटवर्क इश्यू हुआ क्लाइंट के एंड से, ऑडिटर के एंड से, तो क्या होगा? इंटरव्यूज एंड मीटिंग डिस्टर्ब होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है? कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि यार घर से ऑडिट करेंगे, आराम का काम है ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है सर? आराम हराम है। आप आराम से घर में ऑडिट तो करोगे बट आप क्लाइंट के बॉडी लैंग्वेज को तो ऐसे से नहीं कर पाओगे। तीसरा एडवांटेज क्या है सर? कि आपको जो एविडेंस आप लेते हो और जो एविडेंस लेने में आपको बहुत समय लगता था, आप यहां एविडेंसेस जल्दी ले लोगे। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है सर? एविडेंसेस जल्दी तो मिल जाएगा बट एविडेंसेस का ऑल्टर होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, एविडेंसेस का मैनिपुलेटेड होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। उसके बाद चौथा एडवांटेज क्या है? कि आपको फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम। अब क्योंकि आप रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो क्लाइंट को एक्सेस देना होगा डायरेक्टली टू द आईटी सिस्टम, इसलिए आपको फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि जल्दी से कोई भी क्लाइंट आपको फर्स्ट हैंड एक्सेस देना ही नहीं चाहेगा, वहां पे उसका सिक्योरिटी एक्सपर्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पांचवा एडवांटेज क्या है? वाइडेंस द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट, कि यार आप दुनिया भर में किसी भी ऑडिट फर्म को चूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने शहर से ही ऑडिटर चूज करना है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपने दिल्ली बैठे बैठे आपने लड़ से असम से ऑडिटर तो चूज तो कर लिया, बट यार असम के ऑडिटर का जो कल्चर होगा वो अलग होगा, दिल्ली के फर्म का कल्चर अलग होगा, तो वहां कल्चरल चैलेंजेस होंगे। तो ये क्या है सर? टॉपिक ऑफ रिमोट ऑडिट है। ठीक है। एक बार यार मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पोस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करके ना जो भी अभी तक कराया फटाफट रिवाइज करो, उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ो। अब देखना मैंने बीच के टॉपिक्स कुछ छोड़े हैं और मैं सीधा टॉपिक नंबर 8 पे आया हूं। ठीक है। ऑडिटिंग डिजिटली आपने किया था ना टॉपिक नंबर 2 पे, तो ऑडिटिंग डिजिटली का ही कंटिन्यूएशन है। आइडियली ये टॉपिक नंबर 3 होना चाहिए। अगली बार मैं अपने बुक में रादर इसको अपडेट कर दूंगा, टॉपिक नंबर 3 बना दूंगा, बट इंस्टीट्यूट ने ये सिक्वेंसिंग रखा है बोल के मैंने भी ये सिक्वेंसिंग तुमको दे दिया। टॉपिक नंबर 8 दैट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। तो क्या बोला? जब भी आप डिजिटली ऑडिट करोगे, जब भी आप डिजिटली ऑडिट करोगे तो आपके क्या क्या कंट्रोल कंसिडरेशंस होंगे? कुछ नया नहीं है सर, एकदम कॉमन बातें हैं। ऑडिटर को एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना होगा कि जिस इंडस्ट्री का वो ऑडिट कर रहा है वहां टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव हैं। अब जब देखना
टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस होगा, बदलाव होगा, तो नया रिस्क भी अराइज होगा। तो ऑडिटर ने उन रिस्क को भी कंसिडर करना है जो कि अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब जब न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, जब नया रिस्क आएगा, तो अपने स्टाफ को भी वैसे ट्रेनिंग देना होगा। तो ऑडिटर ने कंसिडर करना होगा कि अब डिजिटल अपस्किलिंग की जरूरत है क्या, या स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने की जरूरत है क्या इन द आईटी टीम, क्या आईटी टीम में स्पेशलिस्ट को रखने की जरूरत है क्या। फिर यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, some examples of technology risk where auditors should test the appropriate controls for relying the digital system। तो ये exactly वही आंसर है आईटी रिस्क वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद की स्टेप्स फॉर ऑडिटर्स इन ए चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। व्हाट आर द की स्टेप्स फॉर ऑडिटर इन ए चेंजिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट। सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। ऑडिटर ने यहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। ऑडिटर ने टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट को कंसिडर करना है और फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट आएगा उस चीज को कंसिडर करना है। तो ऑडिटर ने टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट को कंसिडर करना है और फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट आएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या इंपैक्ट आएगा उसको कंसिडर करना है। और फाइनली मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स लगाए, मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर था, मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर लगाया एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उस चीज को कंसिडर करना है। तो ये 4 चीजें यहां पे आती हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद अपन एक टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। ये जो टॉपिक है ना नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ये फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है कि सर भविष्य में ऑडिट कैसा होगा, भविष्य में जब ऑडिट होगा तो ऑडिटर कौन कौन से टूल्स को यूज करेगा। और उसके बाद अपन बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कि ऑडिटर आज की तारीख में क्या क्या टेक्नोलॉजी ऑडिट के लिए यूज कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट की, भविष्य में ऑडिट किस तरीके का होगा, नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से ऑडिट करेगा। तो जैसे आज के जमाने में आपने देखा है ना AR VR, आपने सुना होगा, वर्ड सुने होंगे, AR VR ड्रोन, ये आपने शब्द सुने होंगे। तो इन सारे टेक्निक्स को ऑडिटर यूज करने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में। तो सिर्फ अपने को ग्लिम्स दिया हुआ है कि भविष्य में क्या होने वाला है, मतलब ऐसे टाइम मशीन से अपने को 20 साल आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो बोला नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट का एम क्या होगा, बोला आज की तारीख में सैंपल के बेसिस में काम करते हो ना, बट नेक्स्ट जनरेशन इतना पावरफुल होगा कि वो 100% पॉपुलेशन को एग्जामिन करने का सोचेगा। वो क्या करेगा सर, 100% पॉपुलेशन को एग्जामिन करने का सोचेगा। आजकल आप मैनुअल रिस्क असेसमेंट करते हो ना, भविष्य में आप डायनामिक रिस्क असेसमेंट करोगे। ठीक है, आज आप मैनुअल वर्क करते हो काफी जगह, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन होगा। आज ऑडिट से आपको सिर्फ एडहक इंसाइट मिलता है, थोड़ा मोरा इंसाइट मिलता है, बट भविष्य में ऐसे ऐसे टूल्स यूज होंगे कि ऑडिट से आपको एक बहुत ब्रॉड इंसाइट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन एम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 3-4 सिंपल पॉइंट्स तुम्हारे साथ डिस्कस किए। अब ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो ऑडिट को हिला सकता है फ्यूचर में, बोला ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए रिमोट एरियाज में नहीं जा सकते हो, बट जस्ट इमेजिन कि भविष्य में ऑडिटर ड्रोन यूज कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है जिसके अंदर कैमरा इनबिल्ट है, जिसके अंदर सेंसर इनबिल्ट है और वो फिजिकल वेरिफिकेशन का काम कर रहा है। तो भैया ऑडिट की दुनिया ही बदलने वाली है। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी, हो सकता है ऑडिट की दुनिया में भी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली टेक्नोलॉजी यूज होने लगे, वर्चुअल रियलिटी वाली टेक्नोलॉजी यूज होने लगे, मेटावर्स यूज होने लगे, मेटावर्स यूज होने लगे। अब होता क्या भैया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, क्या चीजें होती हैं ये। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में 3D एलिमेंट को इंसर्ट करना, इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप क्या कर रहे हो, 3D एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो यहां रियल वर्ल्ड होता ही नहीं है, पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को आप एक वर्चुअल वर्ल्ड से रिप्लेस कर देते हो, बट आपको लगता है कि सब कुछ रियल है, आपको लगता है कि सब कुछ असली है, आप चीजें देख पा रहे हो, आप साउंड सुन पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, सब कुछ आपको एकदम रियल लग रहा है, बट कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ वर्चुअल है, इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। और तीसरा होता है मेटावर्स, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एक नया 3D स्पेस है, एक इमर्जिंग 3D स्पेस है, जहां AR भी यूज हो रहा है, जहां VR भी यूज हो रहा है, जहां AR भी यूज हो रहा है, जहां VR भी यूज हो रहा है, जहां ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है। तो भैया मेटावर्स इतना गजब का चीज है ना कि AI यूज हो रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी यूज हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी यूज हो रहा है, और यूजर को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, यूजर को एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा रहा है मेटावर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे आपने IB क्रिकेट अगर देखा है ऑनलाइन, तो IB क्रिकेट में क्या होता है, यूजर गेट ए फील कि वो रियल क्रिकेट स्टेडियम में है, और यूजर गेट ए फील कि सचमुच उसको शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, और यूजर गेट ए फील कि भैया सचमुच वो शॉट मारेगा तो बॉल कहां ट्रेवल करेगा। तो वो मेटावर्स के थ्रू हो रहा है, जहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, और ये जो मेटावर्स है ये अलग अलग इंडस्ट्री में अपना प्रभाव डालने वाला है फ्यूचर में। जैसे बैंकिंग की दुनिया में मेटावर्स प्रभाव डाल सकता है, रियल स्टेट की दुनिया में मेटावर्स प्रभाव डाल सकता है, डिजिटल एसेट्स की दुनिया में मेटावर्स का इंपैक्ट आ सकता है।
एजुकेशन की दुनिया में मेटावर्स का इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की दुनिया में हो सकता है भविष्य में खाली वर्चुअल क्लासरूम और फिजिकल क्लासरूम हो ही ना, और वर्चुअल क्लासरूम में यूजर को एकदम रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस आ जाए, फील आ जाए। वर्चुअल बैंकिंग की दुनिया, वर्चुअल बैंक है, वर्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, वर्चुअल डैशबोर्ड है, सब कुछ वर्चुअल है। डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट, तो डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट मतलब एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा फ्यूचर में वर्चुअल एसेट्स को मैनेज करने के लिए। वर्चुअल एसेट्स को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, वर्चुअल एसेट्स का अकाउंटिंग हो रहा है, और उसके लिए प्रॉपर आपने डिजिटल मैनेजमेंट कंपनी बना रखा है। तो ये सब कुछ वर्चुअल, ये सब कुछ मेटावर्स के थ्रू होने वाला है भविष्य में। जो वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह होने वाला है वो भी मेटावर्स, वो भी क्या होने वाला है सर, मेटावर्स के थ्रू होने वाला है। तो ये तो था नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात कर लिया, अब करंट जनरेशन में आ जाओ कि करंट जनरेशन में भैया किस तरीके से आप डाटा एनालिटिक्स करते हो। करंट जनरेशन में आप किस तरीके से डाटा एनालिटिक्स करते हो। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज की तारीख में आप किस तरीके से डाटा एनालिटिक्स करते हो। तो वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ डाटा इज, हाउ इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ डाटा इज। जो ऑडिट फर्म ज्यादा अच्छे से डाटा को एनालाइज करेगा, जो ऑडिट फर्म ज्यादा अच्छे से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो ऑडिट फर्म ज्यादा अच्छे से डाटा को क्या करेगा, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके डाटा को यूज करके लॉजिकल रिपोर्ट्स बनाएगा, वो ज्यादा अच्छे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएगा। अब जो टेक्निक होता है ना जिसके थ्रू आप रॉ डाटा को यूज करके एनालाइज करते हो, देन डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उससे अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होता है, आप रेशियो एनालिसिस करते हो, आप पैटर्न एनालिसिस करते हो, उसी टेक्निक का नाम होता है डाटा एनालिटिक्स टेक्निक। उसी टेक्निक्स का नाम होता है डाटा एनालिटिक्स टेक्निक। कि क्लाइंट ने आपको जो रॉ डाटा दिया है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप कैसे ड्रॉ करते हो यूजिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स, उसी को बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना डाटा एनालिटिक्स आपके काम आएगा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, और उतना ज्यादा आपको ऑडिट इफेक्टिव होगा। अब डाटा एनालिटिक्स से क्या फायदा मिलने वाला है, डाटा एनालिटिक्स से आपको मेनली एडवांटेज मिलने वाला है पाई का। क्या एडवांटेज मिलने वाला है पाई का, एक तो पैटर्न एनालिसिस में ये आपके काम आएगा। पैटर्न एनालिसिस में एक डाटा एनालिसिस आपको, डाटा एनालिटिक्स आपको क्या करेगा, एनोमली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाइंग एनोमलीज एंड ई से एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो डाटा एनालिटिक्स आप पैटर्न एनालाइज कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, पैटर्न एनालाइज कर पा रहे हो। कि आप देख रहे हो यार कि लगातार क्या हुआ था, लगातार हर नॉन वर्किंग हॉलिडे में एक ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो लगातार क्यों हो रहा था नॉन वर्किंग हॉलिडे में ट्रांजैक्शन, आपने देखा कि हर सैटरडे को रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा था। आपने देखा कि एक ही पार्टिकुलर रिलेटेड पार्टी है जिसके साथ सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इस तरीके का पैटर्न आप एनालाइज कर पाओगे, आप एनोमलीज आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर पाओगे। और डाटा एनालिटिक्स के लिए जो मेथड्स आप यूज करोगे उसका नाम है कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ठीक है ना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। और कैट के लिए अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। कैट करने के लिए कंप्यूटर असिस्टिंग ऑडिटिंग टेक्निक्स के अलग अलग टूल्स हैं। जैसे कि आप याद रखो कि भैया टूल्स इतने सारे हैं ना कि आप जिस अक्षर का नाम लो उससे टूल निकल के आता है। फॉर एग्जांपल ए के बारे में सोचो तो ए से टूल आता है ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ए से टूल आता है ऑल्ट्रिक्स। बी से आप सोचो तो बी से टूल आता है BI, पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस। एंड सी से आप सोचो तो सी से टूल आता है कैशवेयर। तो अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, हर किसी टूल का अलग अलग काम है। और ये सारे टूल्स किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज हो रहे हैं। कुछ चीजें हर टूल में कॉमन होगा, जैसे हर टूल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, पैटर्न को एनालाइज करने का काम करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करेगा। तो ये चीजें कॉमन होंगी हर टूल के लिए। ठीक है, पहला टूल कैट का ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। तो ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आप फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हो, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो। और पैटर्न में कुछ भी इरेगुलरिटी रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पैटर्न में कुछ भी इरेगुलरिटी रहेगा तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर होता है ऑल्ट्रिक्स। ऑल्ट्रिक्स बड़ा कमाल का टूल है, ऑल्ट्रिक्स बड़ा कमाल का टूल है जो कंसोलिडेट करता है सारा का सारा फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डाटा। तो ऑल्ट्रिक्स बड़ा कमाल का टूल है जो कंसोलिडेट करता है सारा का सारा फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डाटा। यहां पे ऑडिट ट्रेल का पूरा फुल फ्लो मेंटेन किया जाता है, ऑडिट ट्रेल का पूरा फुल फ्लो मेंटेन किया जाता है, राइट। और मजे की बात क्या पता है, मजे की बात यह है कि सर ऑल्ट्रिक्स के लिए ना आपको प्रायर ट्रेनिंग बहुत कम चाहिए, कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रायर ट्रेनिंग बहुत चाहिए, कम चाहिए। तो सीए फर्म्स क्या बोलेगा, यार ऑल्ट्रिक्स में ट्रेनिंग बहुत कम चाहिए स्टाफ को, तो ऑल्ट्रिक्स यूज करते हैं। चलो, और ऑल्ट्रिक्स का सबसे खासियत क्या है कि जो प्रोसीजर्स रेगुलरली परफॉर्म होता है ना, पीरियोडिकली परफॉर्म होता है ना, ऑल्ट्रिक्स उसको ऑटोमेट कर देता है। ऑल्ट्रिक्स क्या कर देता है, उसको ऑटोमेट कर देता है। उसके बाद आता है पार BI,
पार बिजनेस इंटेलिजेंस। बोला पार बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिससे नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बोला पार बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिससे नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स भी क्या कर सकते हैं सर, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो पार बीआई यूज करके ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है टू द हायर मैनेजमेंट। तो पार बीआई मेनली ऑडिटर के काम आने वाला है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। फिर कैशवेयर, कैशवेयर एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। कैशवेयर एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिससे ऑडिट क्विकली होगा, एक्यूरेटली होगा, कंसिस्टेंटली होगा। तो कैशवेयर एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिससे ऑडिट क्विकली होने वाला है, कंसिस्टेंटली होने वाला है, एक्यूरेटली होने वाला है। कैशवेयर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है। सारे रूटीन टास्क एलिमिनेट कर देगा। ऑडिटर को सारा रूटीन टास्क करने की जरूरत नहीं है, वो कैशवेयर करके देगा। वो क्या करके देगा, कैशवेयर करके देगा। और फाइनली अपना लास्ट टॉपिक आता है ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट, जो बड़ा बकवास सा टॉपिक है, बड़ा बकवास सा टॉपिक है। कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम दे दिया है जिसका ना सर है ना पैर है, ना ऑडिट से कुछ लेन देन है, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। तो ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट, तो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंड देन ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, और फाइनली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑटोमेटेड ऑडिट टूल्स, ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट, एक आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसके बाद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आरपीआई, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये क्या है, तो अब बोला आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी डिवाइस को। जैसे आज की तारीख में आपने सुना होगा स्मार्ट सेल फोन, आपको पता है स्मार्ट चश्मा भी आता है, चश्मे से आप फोटोज खींच सकते हो, चश्मे से आप क्या कर सकते हो, फोटोज खींच सकते हो। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आता है, तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए किसी चीज का स्टॉक एक लेवल से कम गया रेफ्रिजरेटर में, तो वो अपने आप ग्रोसरी स्टोर में क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, तो डाटा कलेक्शन। एक ही एनालिटिक्स करता है, तो एनालिटिक्स। एक ये कनेक्टिविटी पे बेस्ड होता है, तो कनेक्टिविटी। इसको चलाने के लिए पीपल चाहिए, तो पीपल, एंड दे हैव ए प्रोसेस, ठीक है। अब आईओटी की बात करें तो इसका ऑडिट इंप्लीकेशन क्या रहेगा, बोले अगर सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो ऑडिटर मैनुअल कंट्रोल से ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएगा, ऑडिटर मैनुअल कंट्रोल से ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएगा। उसको अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, उसको अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है ना। और ऑडिटर को वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब कॉमन रिस्क क्या क्या है सर, आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 5 Ds। कॉमन रिस्क ऑफ आईओटीज आप याद रखो 5 Ds, दैट इज डिवाइस हाईजैकिंग होने की संभावना है, डाटा सिफ्टिंग होने की पॉसिबिलिटी है, डिनायल ऑफ सर्विस, डाटा ब्रीच, एंड डिवाइस थेफ्ट। तो कॉमन रिस्क क्या क्या है आईओटी का, 5 Ds, दैट इज डाटा डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस डाटा सिफ्टिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, डाटा ब्रीच, एंड डिवाइस थेफ्ट। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आपको पता है यार, समथिंग दैट इज ब्रिंगिंग ए रिवॉल्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया को क्या कर रहा है सर, रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। जैसे कि आपका क्या हो गया, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है सर, पूरे दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आया है यार। गूगल को डर लग रहा है चैट जीपीटी से कि चैट जीपीटी का कैसे मुकाबला किया जाए। अब याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम होता है, एक मशीन होता है जो कि खुद सोच सकता है इंसानों की तरह, जो लर्न करता है कंटिन्यूअसली और रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अब एक चीज याद रखिएगा, एआई का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है, एआई का सबसे बड़ा लिमिटेशन भी यही है कि एआई सर्टेन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होता है, एआई सर्टेन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होता है, और इन्हीं एल्गोरिथम की मदद से एआई डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है। अब ये जो एल्गोरिथम है, अगर ये सही तरीके से फीड किया हुआ है ना, तो एआई जबरदस्त तरीके से काम करेगा। अब मतलब बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आसान कर देगा। लेकिन अगर एल्गोरिथम गलत है ना, तो एआई सब कुछ गलत करके देगा, सारा डिसीजन मेकिंग गलत होगा। तो एल्गोरिथम के ऊपर एआई बेस्ड होता है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स हो गया, स्मार्ट असिस्टेंट्स हो गया, मार्केटिंग चैटबॉट्स हो गया, विजुअल ट्रैवल बुकिंग एजेंट्स हो गए। तो एआई को यूज करके आजकल आप देखोगे तो आपको यूजर रिकमेंड कर देगा कौन सा फ्लाइट आपके लिए सही है, कौन सा होटल आपके लिए सही है, कब फ्लाइट का रेट सबसे कम है, कब फ्लाइट का रेट कब सबसे महंगा है, आपको अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। मतलब खुद ही एआई आपको सब कुछ रिकमेंड कर देगा।
अब इसका ऑडिट फोकस क्या रहने वाला है, ऑडिट इंप्लीकेशन क्या होने वाला है? बोला देखो सबसे मेन चीज एआई में होता है उसका एल्गोरिथम, और जो एल्गोरिथम होता है वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो आप लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस को समझो, आप लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस को समझो कि पहले क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर एआई क्या रिजल्ट दे रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है वो सही है कि नहीं है, फिर आप एल्गोरिथम को देखो कि जो एल्गोरिथम एआई का है वो सही है कि नहीं है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, फिर कहीं कोई बग्स तो नहीं है, कहीं कोई वर्नरेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन एआई को सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहा है या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहा है, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहा है या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहा है। अब बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी रिस्क क्या है, तो बोला सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है, कॉन्फ़िगरेशन गलत, सब कुछ गलत, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, और डाटा प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, डाटा प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एआई आपको ट्रैक कर रहा है, आप कहां हो, किस जगह हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो यार सिक्योरिटी तो एक रिस्क है ही है, डाटा प्राइवेसी तो एक रिस्क है ही है। उसके बाद थर्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है अगर बिटकॉइंस की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ये सारा कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है। अब ब्लॉकचेन होता क्या है? एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होती है जहां आप डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो और फिर इंक्रिप्ट कर देते हो, डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो और इंक्रिप्ट कर देते हो, ठीक है। और बहुत सारे ना ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और आपको पता नहीं होता, बट हर ट्रांजैक्शन जो एंटर किया जाता है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन बेस्ड होता है ऑन ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो सिक्योर्ड होता है थ्रू इंक्रिप्शन, और हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है बाय द ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और बोला ये जो ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक की सीक्वेंसिंग इस तरीके से होती है कि भैया वो ब्लॉक का सीक्वेंसिंग को अगर कोई भी मॉडिफाई करेगा ना तो पूरा का पूरा ब्लॉक ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब आप ब्लॉक के सीक्वेंस को छेड़ नहीं सकते हो, आप ब्लॉक के सीक्वेंस को छेड़ नहीं सकते हो। जो बिटकॉइन वगैरह है सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ही बना है। अब ब्लॉकचेन की बात करें तो यहां सिक्योरिटी का हमेशा बहुत बड़ा इशू होता है और एक लीगल इशू बहुत ज्यादा होता है। एक सिक्योरिटी का इशू होता है और एक लीगल इशू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ देश उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ देश उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो लीगल कंप्लायंसेस का बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये मेन ऑडिट इंप्लीकेशंस होंगे हमारे, ठीक है ना, ये मेन ऑडिट इंप्लीकेशंस होंगे हमारे। कॉमन रिस्क क्या रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? तो अगेन कॉमन रिस्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 3 रहेगा, सिंपल सा 3 पॉइंट याद रखना। एक तो साइबर अटैक का चांस रहेगा, दूसरा नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का चांसेस रहेगा, और तीसरा ब्लॉकचेन को यूज करके आप एक बार ट्रांजैक्शन एंटर करते हो ना तो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को यूज करके जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए। उसके बाद ब्लॉकचेन को ही यूज करके एक कॉन्सेप्ट आता है, ब्लॉकचेन को ही यूज करके एक कॉन्सेप्ट आता है एनएफटी, जिसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स है ना, ये ब्लॉकचेन के ही टेक्नोलॉजी को यूज करके बनता है, और ये क्रिप्टो करेंसी की तरह होता है, ट्रांसफरेबल होता है, एक्सचेंजेबल होता है, क्रिप्टो करेंसी की तरह होता है। अब नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? दैट मीन्स समथिंग यूनिक, समथिंग डिजिटल, कुछ मतलब जो भी डिजिटल एसेट होता है ना, जो भी डिजिटल एसेट होता है, जो भी डिजिटल एसेट होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसका एक डिजिटल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे आपने पेंटिंग्स देखी होगी, आपने फोटोज वीडियोस, मतलब मैंने कोई ऐसा फोटो बनाया जिसमें मेरा राइट है, मैंने कोई ऐसा वीडियो क्रिएट किया जिसमें मेरा राइट है, मैंने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें मेरा राइट है, बट जो यूनिक है, दुनिया से हटके है, जिसका एक वैल्यू है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये नॉन फंजिबल टोकन भी क्रिप्टो करेंसी की तरह होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बनता है। क्या बनता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बनता है। और ये जो एनएफटी है, एक बार में इसका एक ही ऑफिशियल ओनर होता है, एक बार में इसका एक ही ऑफिशियल ओनर होता है। और एनएफटी के 3 फीचर्स होते हैं, एक तो ये डिजिटल एसेट होता है, एक ये यूनिक होता है, इसकी वैल्यू होती है, और इनको भी क्रिप्टो करेंसीज की तरह, बिटकॉइंस की तरह एक्सचेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सचेंज किया जा सकता है। और फाइनली ये कॉन्सेप्ट आता है इमर्जिंग एरियाज में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या बोला आमतौर पे जो रिपीटेटिव टास्क, जो रिपीटेटिव प्रोसेस यूजर्स परफॉर्म करते थे ना, वो अब रॉबोट्स परफॉर्म करके देंगे। कौन परफॉर्म करके देगा? रॉबोट्स प्रोसेस परफॉर्म करके देंगे। तो ऑटोमेशन, रॉबोट्स यूज करके क्या कर रहे हो आप? ऑटोमेट कर रहे हो। यहां पे रॉबोट्स का मतलब ये मत समझो वो बड़ा सा रॉबोट होगा जैसे मूवी में देखते हो, छोटे छोटे बॉट्स होंगे जो रॉबोट का काम करेंगे, और रिपीटेटिव प्रोसेस जो यूजर्स कर रहे थे वो रॉबोट्स करके देगा। तो ये क्या करने वाला है? ये ह्यूमन एक्शंस को एलिमिनेट करने वाला है कि एक पार्टिकुलर सिनेरियो में ह्यूमन कैसे एक्ट करता, और रिपीटेटिव टास्क को क्या करने वाला है? परफॉर्म करने वाला है बाय ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन। फायदा क्या होगा, इंसान थक जाएगा, इंसान ब्रेक लेगा, इंसान गलती कर सकता है, बट रॉबोट्स गलती नहीं करेंगे, रॉबोट नहीं थकेगा, वो 24 घंटे सर्विस देगा, बिना थके सर्विस देगा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, उससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। ठीक है। अब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जो भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को बनाने के लिए जो भी सोर्स कोड यूज हुआ है, सोर्स कोड रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोर्स कोड यूज करना चाहिए। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में मेन था एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम को रिव्यू करो, उस तरीके से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में सबसे मेन होता है सोर्स कोड, कि आप सोर्स कोड रिव्यू करो, उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखो। ठीक है ना। तो बोला अगर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है और आपने वैसे ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, तो आपको क्या करना होगा, उन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी होगी जिसकी मदद से आरपीए बना है। तो आपने उन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी जिसकी मदद से आरपीए बना है। सोर्स कोड को रिव्यू करना पड़ेगा, उसका जो भी एल्गोरिथम है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको चेक करना पड़ेगा। अब आरपीए बहुत फायदेमंद है। जैसे एक क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला, बोला एक हायरिंग एजेंसी को कंपनी यूज करके जो काम करती थी, आरपीए को यूज करके कैसे वो काम कर सकती है। तो उसमें प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि एड डालना, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना, कैंडिडेट्स का वीडियो कॉल में इंटरव्यू लेना, ये सारा काम बकायदा टेक्नोलॉजी करके देगा, इंसानों की जरूरत नहीं है, आरपीए करके देगा। ठीक है। लेकिन बोला आरपीए का ना कुछ कॉमन रिस्क भी है। क्या रिस्क है, बोला ओसीआर का रिस्क है। आरपीए का क्या रिस्क है, या आरओसी का रिस्क है। आरपीए का रिस्क है आरओसी, आरपीए का रिस्क है आरओसी। एक तो आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क, एक आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क। आपने आरपीए को बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी डिजाइन करी वो स्ट्रेटेजी ही गलत था, ऑब्जेक्टिव ही गलत था, सब कुछ गलत हो गया। ओ से ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, हो सकता है जो आपने रॉबोट्स डिप्लॉय किए हैं उसका ऑपरेटिंग मॉडल प्रॉपर नहीं है, आपने सोर्स कोड सही यूज नहीं किया, आपने इंस्ट्रक्शन सही यूज नहीं किया, इसलिए वो क्या कर रहा है, सारा कुछ गलत कर करके दे रहा है। और तीसरा होता है चेंज मैनेजमेंट रिस्क, तीसरा होता है चेंज मैनेजमेंट रिस्क। तो आरपीए के 3 रिस्क होते हैं, एक आरओसी, आरपीए का 3 रिस्क होता है, एक आरओसी, एक आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क, एक ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिस्क और एक चेंज मैनेजमेंट रिस्क, एक चेंज मैनेजमेंट रिस्क। ये 3 रिस्क होता है रिगार्डिंग टू आरपीए। अब एग्जाम में आप देखो यार, इतना कुछ पढ़ने के बाद, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख चुके हो, ठीक है, इतना कुछ पढ़ने के बाद आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में जो क्वेश्चन दिया है, तो आप देखोगे, देख के हंसी आएगा। कोई आरपीए के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, एडवांटेज नहीं पूछा, डिसएडवांटेज नहीं पूछा, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दिया कि एक कंपनी आरपीए टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती है टू स्ट्रीमलाइन इट्स हायरिंग प्रोसेस। अब कंपनी एक हायर मैनेजमेंट कंपनी को हायर किए बिना आरपीए को यूज करके किस तरीके से ऑटोमेट कर सकती है हायरिंग प्रोसेस। तो बोला देखो, एक हायरिंग प्रोसेस एजेंसी का क्या क्या काम होता है, वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट प्लेस करेंगे सोशल मीडिया में, तो ये काम आरपीए करके देगा, प्लेस एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद कैंडिडेट का प्रोफाइल, कैंडिडेट, उसके बाद एक लिंक होगा जो रीडायरेक्ट करेगा कैंडिडेट को टू ए कैंडिडेट साइट, कैरियर साइट। अब वो कैरियर साइट क्या करेगा, उसमें क्वेश्चनर होगा, कैंडिडेट अपना इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा। अब वो आरपीए अपने आप ही क्या करेगा पता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जो उसके उसके मतलब की इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन कर लेगा। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी एक्सपेक्टेशन हो गया, एज हो गया, जो भी रेलिवेंट फिल्टर्स हैं वो उसको स्कैन कर लेगा। स्कैन करके वो सिलेक्टेड रेज्यूम सेलेक्ट करके उन कैंडिडेट्स को मेल कर देगा खुद से कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और उसका एक वीडियो इंटरव्यू भी कंडक्ट करा लेगा। उसका क्या करा लेगा, एक वीडियो इंटरव्यू भी कंडक्ट करा लेगा, और वो वीडियो इंटरव्यू भी बॉट्स कंडक्ट करेगा। वो वीडियो इंटरव्यू भी क्या करने वाला है, बॉट्स कंडक्ट करने वाला है। तो सोचो अगर ऐसा हो जाए तो हायरिंग प्रोसेस एकदम ऑटोमेट हो जाएगा, हायरिंग एजेंसीज को रखने की जरूरत नहीं है, और कॉस्ट इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो यार मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इतना डालने के बाद सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल हटके, मतलब नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। उसी तरीके से कैट के बारे में उसने हमें इतना पढ़ाया, बट उसने क्वेश्चन जो पूछा हटके पूछा। बोला कुछ एग्जांपल्स दीजिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए कि ऑडिटर किस प्रकार से कैट को यूज कर सकता है अपने ऑडिट में, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो बोला कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होता है ऑडिटर को बार बार, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, कैट को यूज कर सकता है। एनोमलीज आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए कैट को यूज कर सकता है। एरर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कैट को यूज कर सकता है। डाटा कंप्लीट है कि नहीं, डाटा कंसिस्टेंट है कि नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कैट को यूज कर सकता है। ठीक है। कोई भी अकाउंट है तो वो अपने ऑथराइज लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, उसके पास ऑथराइजेशन है कि वो वेंडर को मैक्सिमम 50,000 का पेमेंट कर रहा है, तो कहीं 50,000 से ज्यादा का पेमेंट उसने वेंडर को किया तो नहीं है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई कैट करके दे सकता है। और एक क्वेश्चन आप देखोगे जो मॉड्यूल में पूछा गया कि साइबर अटैक का क्या क्या इंप्लीकेशंस है,
तो रेगुलेटरी कॉस्ट हो गया, बिजनेस इंटरप्शन हो गया, डाटा लॉस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हो गई, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गया, फाइन्स पेनल्टीज हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ओवरऑल यार बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स ए वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर पूरा याद करना, एक एक वर्ड याद करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप एक बार अंडरस्टैंड कर लो, की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, खाली रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकली पूछ रहा है यहां पे भी। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, एंड उसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स एंड मेनली जो टेक्निकल एरियाज हैं वहां आपको दो दो तीन तीन पॉइंट याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस रिवीजन वीडियो से आपका बहुत फायदा हुआ होगा। आप इस रिवीजन वीडियो को 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, और आप देखोगे आपका ये चैप्टर जो है चुटकियों में हो गया। ठीक है।